डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का आदर्श राज्य। जैसा कि हम पूर्व में भी प्लेटो की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि उसका समूचा राजनीतिक दर्शन का प्रमुख उद्देश्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। आदर्श राज्य की स्थापना में उसने कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करी है, जिसको हम बारी बारी से ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्याय की स्थापना। आदर्श राज्य में वो कहता है कि अगर न्याय स्थापित होगा तो स्वतः ही आदर्श राज्य भी स्थापित हो जाएगा। न्याय के सिद्धांत में, जैसा कि पूर्व में भी बात की जा चुकी है, प्लेटो मनुष्य की आत्मा के तत्वों का और समाज के वर्गों की तुलना करता है। वो कहता है जैसे मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व हैं, विवेक, शौर्य और क्षुधा या वासना, उसी तरीके से समाज में भी 3 वर्ग होते हैं। ऐसा वर्ग जिसका विवेक सर्वोपरि है तो उसके लिए वो दार्शनिक सम्राट कहता है। जिसमें शौर्य तत्व प्रमुख होता है उनको वो सैनिक वर्ग कहता है। और तीसरा, जिनमें वासना का तत्व प्रमुख तत्व है, उनके लिए वो उत्पादक वर्ग की बात करता है। और अपने इस न्याय सिद्धांत में वो ये कहता है कि तीनों वर्ग यदि अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे तो स्वतः ही न्याय की स्थापना हो जाएगी, और न्याय की जहाँ स्थापना होगी वहाँ आदर्श राज्य की भी स्थापना हो सकती है। दूसरी विशेषता है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली। प्लेटो ने उस समय की जो शिक्षा प्रणालियाँ थी, एथेंस और स्पार्टा, दोनों शिक्षा प्रणालियों का मिश्रित रूप अपनी शिक्षा पद्धति में दिया है। प्लेटो बाल्यकाल से यानी कि 6 वर्ष की आयु से 50 वर्ष तक की आयु में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों की उसने बात करी है। और उसकी शिक्षा का सिद्धांत भी दार्शनिक सम्राट को तैयार करना है। तो प्लेटो का यह मानना है कि जहाँ न्याय होगा, जहाँ प्लेटो की शिक्षा प्रणाली होगी, वहाँ आदर्श राज्य अपने आप स्थापित हो जाएगा। तीसरी उसकी विशेषता है परिवार एवं संपत्ति का साम्यवाद। जहाँ न्याय और शिक्षा प्रणाली प्लेटो की सकारात्मक सोच थी, वहीं परिवार और साम्यवादी जो विचारधारा है उसकी, वो कल्पनाशील भी कही जाती है। आलोचक उसकी इसी थ्योरी के कारण उसकी काफ़ी आलोचना करते हैं, क्योंकि उसका ये मानना है कि परिवार और संपत्ति मनुष्य शासकों की नहीं होनी चाहिए। उसका ये सोचना है कि परिवार और संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, संकीर्ण बनाता है, और वो केवल अपने लोगों के बारे में ही सोचता है। अतः आदर्श राज्य में शासक का ना तो परिवार होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार की संपत्ति होनी चाहिए। परिवार के साम्यवाद में वो कल्पना करता है कि श्रेष्ठ नर और नारी को कुछ समय के लिए साथ रखकर उनकी संतान उत्पत्ति होनी चाहिए, और संतान उत्पत्ति के पश्चात उनको एक दूसरे से अलग कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि अभिभावक ये नहीं जाने उनकी संतान कौन है, और संतान ये ना जान सके कि उसके अभिभावक कौन है। प्लेटो की ये जो थ्योरी है, इसको थोड़ा सा स्वीकार करने में हमें मुश्किल आती है, और कहीं जैसे कि हमने अभी कहा कि इसकी आलोचना भी इसी सिद्धांत के कारण हुई है। लेकिन उसका विश्लेषण करते हुए अगर हम समझें कि प्लेटो का मकसद जो था कि सम्राट को निस्वार्थ भावना पैदा की जाए और वो समूचे राज्य को अपना परिवार समझकर कार्य करे, तो ये उसकी आप कह सकते हो उसके आदर्श राज्य की जो कल्पना है वो उसके एक एक्सट्रीम लेवल पर चली गई थी। चौथी विशेषता है दार्शनिक सम्राट का शासन। प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य तभी होगा जब उसका जो शासक है वो ज्ञानी हो, वो दार्शनिक हो। अगर उसमें ज्ञान है तो अपने आप ही वो गुणी भी होगा। तो उसने शासक के लिए एक योग्यता अपने मन में निर्धारित कर ली, और उसका ये कहना था गुणी व ज्ञानी व्यक्ति ही सम्राट होना चाहिए। फिर सर्वाधिकारवादी परंतु निरंकुशता असीमित नहीं। प्लेटो की ये जो विचारधारा है वो सर्वाधिकारवादी है, यानी कि सारे अधिकार मुझ में हैं, यानी कि राज्य सर्वोच्च है और किसी भी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है। सभी जो व्यक्ति हैं वो शासक के अधीन है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही विश्लेषण करते हुए हम पाते हैं कि भले ही उसने सर्वाधिकारवादी सोच को
बात करी है, उसका समर्थन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने राजा को निरंकुश नहीं होने देता। वो उसने अपने राजा के ऊपर ज्ञान और गुण की जो या नैतिकता की उसने एक सीमा लगा रखी है, और शासक अपने ज्ञान के कारण कभी भी अवगुणी नहीं हो सकता, और जब वो अवगुणी नहीं होगा तो कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा। कुरुचिपूर्ण साहित्य और कला पर प्रतिबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य में कुरुचिपूर्ण यानी कि ऐसा साहित्य जिसका कि बुरा असर पड़े, प्लेटो उसका विरोध करता है और कहता है किसी भी साहित्य के रूप में चाहे कला के रूप में इसका प्रयोग नहीं होने दे सकते, इस पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। और लास्ट है स्त्री पुरुष समानता। प्लेटो ने कभी भी पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं रखा, चाहे वो न्याय की बात करें चाहे वो शिक्षा की बात करें, उसने दोनों को ही समान समझा है। अब हम बारी बारी से प्लेटो की जो आदर्श राज्य है उसकी थ्योरी को हम थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्लेटो की न्याय व्यवस्था। प्लेटो का न्याय व्यवस्था में सामाजिक एकता है, कर्तव्य परायणता है, आत्मा और सामाजिक वर्ग की उसने तुलना करी है, कार्य विशिष्टीकरण भी किया है और अहस्तक्षेप भी की भी बात कही है। तो सामाजिक एकता और कर्तव्य परायणता में की बात करने से पहले हम उसकी जो पूर्व में भी मैंने अभी आपको बताया था कि मनुष्य की आत्मा के गुण और समाज के वर्गों उनको वो मिलान करते हुए वो कहता है विवेक सर्वोपरि होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, उसी तरीके से समाज में भी दार्शनिक सम्राट सर्वोच्च पद पर होना चाहिए। जिस तरीके से मानव का विवेक मानव को सही और गलत में अंतर बतलाता है, उसी तरीके से आदर्श राज्य में दार्शनिक सम्राट समूचे राज्य का सही मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक वर्ग के लिए उसने कार्य निर्धारित कर रखे हैं और वो कहता है कि जो भी जिस कार्य के लायक है, जैसे दार्शनिक व्यक्ति चूँकि गुणी है वो समाज का राज्य का संचालन कर सकता है, सैनिक वर्ग चूँकि उसमें शौर्य सर्वोपरि है तो वो समाज की रक्षा कर सकता है, और उत्पादक वर्ग चूँकि उसकी वासना बहुत प्रमुख है इसलिए उसको वो कहता है अन्य अभिभावक दोनों जो वर्ग हैं अभिभावक वर्ग हैं उनकी सेवा करना ही उनका उद्देश्य उनका कार्य होता है। अहस्तक्षेप यानी कि वो कहता है कि जहाँ प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्यों की पूर्ति करे, कोई भी एक वर्ग दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, तो वहाँ न्याय की स्थापना होगी। शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो ने अपनी ही एक शिक्षा की बात करी है जिसमें वो समाज में सुधार लाना चाहता है। वो अपने अभिभावक वर्ग को तैयार करने के लिए कुछ विशिष्ट शिक्षा की बात करता है। वो कहता है कि शिक्षा नैतिक सुधारों का एक साधन है और उसमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। शिक्षा संरक्षक वर्ग के लिए ही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है या जो शिक्षा सिद्धांत है उसने केवल दार्शनिक सम्राट के लिए और सैनिक वर्ग के लिए ही रखी है। राज्य द्वारा नियंत्रित व्यवस्था है। जैसे आज हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। प्लेटो ने उस टाइम पर राज्य को जिम्मेदारी दी है शिक्षा को व्यवस्था करने की। मनुष्य के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास करना शिक्षा का परम उद्देश्य है। तो उस रूप में प्लेटो ने 6 साल की आयु से लेकर 50 साल की आयु तक वो कहता है मनुष्य के जीवन में विभिन्न पहलुओं का विकास करने के लिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में वो 16 से 20 साल, उच्च शिक्षा में वो 20 से 35 साल और व्यावहारिक शिक्षा को वो 35 से 50 साल तक, यानी कि 3 डिफरेंट स्टेजेस में शिक्षा के विभिन्न तरीकों से विभिन्न विषयों का मिश्रण प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में लिया है। उच्च शिक्षा उसने केवल अभिभावक वर्ग के लिए की है कि ये जो 35 के बाद है ये शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए है।
आदर्श राज्य की एक और व्यवस्था थी परिवार एवं संपत्ति का साम्यवाद। जैसे कि मैंने शुरू में आपको थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ कर दिया था कि किस तरीके से प्लेटो अपने आदर्श राज्य में ये दो संस्थाओं को मिटाना चाहता है, जिससे कि उसका सोचना है जो व्यक्ति को स्वार्थी बनाए, तो इनको हटाकर व्यक्ति को निस्वार्थ भावना पैदा की जा सकती है। लास्ट में हम ले रहे हैं बच्चों आदर्श राज्य की आलोचना। पहली आलोचना है स्वतंत्रता का निषेध, यानी कि आधुनिक काल में अगर हम देखें तो आज नागरिक स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू राजनीति में समझी जाती है, लेकिन प्लेटो ने कहीं भी अपने नागरिकों की या मनुष्य की स्वतंत्रता को कहीं भी उसका समर्थन नहीं किया है, उल्टा उस पर प्रतिबंध ही लगाना चाहता है। जिस तरीके का उसने कार्य विशिष्टीकरण किया है उसको भी आलोचक अनुचित मानते हैं, कि उसने जिस तरीके से कह दिया कि जो उत्पादक वर्ग है उसका आगे उसमें कोई पद्धति में उसकी प्रवृत्ति में कोई चेंज आता है, तो ऐसी कोई कल्पना प्लेटो ने नहीं करी है। व्यक्ति राज्य की समानता को वो अत्यधिक महत्व दे रहा है, कि जिस तरीके से उसने व्यक्ति के तत्व, आत्मा के गुण और समाज के विभिन्न वर्गों की जो उसने समानता करी है उसको हम हूबहू लागू नहीं कर सकते। उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। आज के आधुनिक काल में हम लोकतंत्र में हम कहते हैं हम आम आदमी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि प्लेटो ने उस टाइम पर उत्पादक वर्ग को किसी प्रकार के अधिकार देने की बात नहीं करी है। शासक वर्ग की सत्ता को वो निरंकुश बनाता है, उस शासक वर्ग के ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है, और जो शासक वर्ग कहे जैसा कहे वैसा वो राज्य चला सकता है, तो उसकी शक्ति निरंकुश हो सकती थी। राज्य के आवश्यक तत्वों की उसने उपेक्षा करी है, कि जिस तरीके से आज हम कहते हैं कि भूभाग, सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं, लेकिन प्लेटो ने इनकी कहीं भी चर्चा नहीं करी है। दास प्रथा के संबंध में मौन है, तो जो उसने कहा है कि जो उत्पादक वर्ग है उसका काम ही अभिभावक वर्ग की सेवा करना है, तो एक तरीके से वो दास प्रथा का समर्थन कर रहा है। जिस साम्यवाद मानवीय प्रकृति के प्रतिकूल है, कि जो उसने परिवार और संपत्ति पर साम्यवाद की जो उसने बात कही है उसको हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार के बिना वो जीवित नहीं रह सकता, संपत्ति उसका एक प्राकृतिक उसकी भावना है संपत्ति के लिए लगाव। तो इस तरह की जो बात उसने कही है अपने सिद्धांत में उसको स्वीकारा नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।